Welcome to D&J Diaries. साइकेट्री वार्ड आम हॉस्पिटल के वार्ड से काफ़ी डिफरेंट होता है। एक पहला डिफरेंस तो उसमें ये होता है कि मरीज़ चूँकि ज़्यादातर फिज़िकली फ़िट होते हैं, तो इस वजह से वो बेड के ऊपर 24 घंटे नहीं लेटे रहते सर्जरी के मरीज़ों की तरह, बल्कि वो चलते फिरते रहते हैं, आपस में कुछ गप्पे मार रहे होते हैं, कोई ताश खेल रहे होते हैं, या वो नर्सिंग स्टेशन पे आके बैठ के बातें शुरू करते हैं, या डॉक्टर्स का सर खाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से वो मोबाइल होते हैं। दूसरा डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि आम सर्जिकल वार्ड में राउंड ऐसे होता है कि डॉक्टर सर्जन और जूनियर सर्जन और नर्सेज जो है वो एक ग्रुप की शक्ल में सुबह बेड टू बेड जाते हैं, पेशेंट्स का चेक करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद उनकी दवाई चेंज करते हैं। साइकेट्री में ये डिफरेंट होता है। साइकेट्री में होता है ऐसे है कि जी वो एक ये डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जूनियर डॉक्टर्स, नर्सेज, सोशोलॉजिस्ट, वो सारे जो है वो एक कमरे में या राउंड में वो उसमें बैठ जाते हैं और सामने चेयर पे मरीज़ों को एक एक करके बेड से बुलाया जाता है, जैसे क्योंकि ज़ाहिर है मोबाइल होते हैं, वो वहाँ आके बैठते हैं और डॉक्टर उनसे बातचीत के ज़रिए और एज अ ग्रुप हम उनको असेस करते थे और उसके बाद उनकी मेडिसिन चेंज या ज़्यादा होती थी। अब इस दौरान राउंड में और कुछ वार्ड में जो चंद दिलचस्प इसमें बड़े बड़े लतीफ़े होते थे। तीसरा डिफरेंस जो है वो ऐसे होता है वार्ड में कि साइकेट्री में आम वार्डों में तो इंसान जो डॉक्टर्स होते हैं उनका वास्ता जो हड्डी से पड़ रहा है या आँख से पड़ रहा है या गुर्दे से है, जबकि साइकेट्री वार्ड में पूरे के पूरे मरीज़ यानी एक इंसान से वास्ता होता है और उस इंसान के वास्ते से मतलब ये है कि उस मरीज़ को असेस करने के लिए या उसके इलाज के लिए उसके ज़ाती मामलात, उसके ख़ानदानी हालात, उसके समाजी सोशल जॉब से रिलेटेड तमाम मसाइल से लेकर उसके ख़यालात, उसके तवहमात और उसकी जो एक सोच जो कि ऑब्वियसली डिफरेंट होती है एक जो कॉल्ड नॉर्मल इंसानों से, उन सब को मद्देनज़र रखना पड़ता है और उनसे वास्ता पड़ता है। इस तरीके से इन मरीज़ों के साथ और उनके साथ जो तल्लक होता है वो एक टोटली डिफरेंट नोयत का होता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि जी अक्सर मरीज़ चूँकि दुखी होते हैं या डिप्रेशन का शिकार होते हैं या किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से परेशान होते हैं कम अज़ कम, लेकिन एक ऐसा भी होता है जिसको मेनिया बोलते हैं कि जिसमें मरीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खुश होता है, वो हर वक्त खुशी का इज़हार करता रहता है। और इसकी एक किस्म है जिसको बाईपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसके अंदर एक ही मरीज़ कभी डिप्रेशन में चला जाता है और कभी जो है वो मेनिया में चला जाता है या बहुत खुश होना शुरू हो जाता है। इस मरीज़ की बाईपोलर डिसऑर्डर की जो एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल थी, अल्लाह माफ़ करे उसको इंटरेस्टिंग तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल फ्राम ए क्लिनिकल पॉइंट वो एक ख़ातून थी जो पिछले कई सालों से वार्ड में आ रही थी और हम हर नए हाउस आने वाले हाउस जॉब को वो बताया जाता था कि जी ये एक काइंड ऑफ लेगेसी पेशेंट है जो वार्ड में हर साल दाखिल होती है। और दाखिल होती थी वो सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में उसका डिप्रेशन शदीद हो जाता था और वो डिप्रेशन इतना शदीद होता था कि वो पूरा दिन, पूरी रात और कई दफ़ा पूरा हफ्ते तक सिर्फ़ बेड पे सीधी छत की तरफ आंखें निकाल के लेटी रहती थी। न वो करवट बदलती थी, न उठती थी, न वो खुद से खाना खाती थी, बस एक आंखें खोल के टुक टुक देखती रहती थी छत को या कुछ, जिसे वो कहते हैं ना स्टूपर टाइप, और बिल्कुल वो हो जाती थी। उसका ये कंडीशन स्टार्ट होती थी जब सर्दियाँ स्टार्ट होती थी। सर्दियाँ स्टार्ट होती थी उस ज़माने में अक्टूबर के करीब, तो वो अक्टूबर नवंबर में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते दिसंबर जनवरी में वो पीक पे आ जाती थी। और चूँकि घर वाले उसको मैनेज नहीं कर पाते थे घर पे, तो इसलिए वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते थे। तो वो 3-4 महीने जो उसका ये फेज़ होता था वो हॉस्पिटल केयर में उसको रखते थे। और उसके बाद जैसे जैसे सर्दी ख़त्म होती थी, फरवरी मार्च अप्रैल में ख़ास तौर पर, आहिस्ता आहिस्ता वो वापस अपने दूसरे फेज़ में आना शुरू हो जाती थी और फिर थोड़े ही दिनों बाद वो बिल्कुल ऐसी एक्टिव हो जाती थी कि वो यकीन ही नहीं आता था कि ये वही ख़ातून है। और कई दफ़ा तो ऐसा होता था कि सुबह 7:30 बजे या 7 बजे जब हम लोग वार्ड में जाते थे सुबह की ड्यूटी के लिए, तो उस वक़्त वो फुल ब्लोन बेहतरीन लाल सुर्ख कपड़े पहनकर, फुल ब्राइट मेकअप करके और फूलों के हार उसने पकड़े होते थे और फूल काफ़ी सारे, और कहीं बाहर से आ रही होती थी तो कहाँ से आ रही हो कि जी मैं दाता दरबार गई थी सुबह सुबह और ये मैं आपके लिए फूल लाई हूँ और हार लाई हूँ और ये है वो है, और वो सारा दिन वो उसी हालत में वो
फिरती रहती थी और फिर वो ऑब्वियसली घर चली जाती थी टिल सच टाइम कि अगले साल फिर सर्दियों में वो बेचारी हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जाती थी। इसी दौरान चंद इंटरेस्टिंग जो थे कि एक मरीज़ जो होता था उसको बोला, हम चेक करते थे मरीज़ की उसकी मेंटल हालत चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसमें उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चेक करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से मुराद ये है कि जो चीज़ कॉन्क्रीट नहीं है लेकिन एक ख्याली चीज़ है उसको कैसे वो इंटरप्रेट कर लेता है। और आम तौर पर जो तरीका है उसके लिए चंद मुहावरे पूछे जाते थे जिसमें लफ्ज़ों का वो मतलब नहीं होता जो कि उसका डायरेक्ट डिक्शनरी मीनिंग होता है। एक मुहावरा जो सबसे कॉमनली यूज़ होता है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब इस मुहावरे को चेक किया, हम वो वार्ड में बैठे हैं, राउंड हो रहा है, साइकोलॉजिस्ट ने एक मरीज़ से पूछा कि जी ये बताएं कि जी आसमान से गिरा खजूर में अटका, इस मुहावरे का क्या मतलब है। वो मरीज़ थोड़ी देर देखता रहा, सोचता रहा, फिर उसने हमारी तरफ देखा, फिर बड़े मुदब्बिराना अंदाज में कहने लगा मैडम जी इसका मतलब ये है कि वो मरीज़ बहुत समझदार और खुशकिस्मत था। हम हैरान हुए कि इसका ये मतलब खुशकिस्मत कहाँ से निकाल लिया इसने। कहता जी देखें ना, सोचें अगर एक बंदा आसमान से गिरे सीधा ज़मीन पे आप पटखे तो उसका तो बचना ही कुछ नहीं था। ये तो शुक्र करें कि वो एक दरख्त पे जाके अटक गया, वो भी खजूर के, वहाँ से ज़ाहिर है किसी ने किसी तरह सीढ़ी लगा के या कुछ करके नीचे उतर आया होगा। तो ये ऐसे बंदे के लिए बोला जाता है जो कि बहुत खुशकिस्मत हो। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एंगल जो शायद हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन वो लोग जो होते हैं जिनका वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड होती है, वो उसको इस एंगल से सोचते हैं। उसके बाद एक दिन एक मरीज़ आया, वो बड़ा शरारती किस्म का मरीज़ था, उसको अपने ही वो ख्यालों में रहता था। तो डॉक्टर ने उसको चेक करने के लिए ये कि जी ये चेक करना होता है कि जी वो अपनी एनवायरनमेंट से कितना जो है वो उसके अंदर है। इसको डेट पूछते हैं, दिन पूछते हैं, साल पूछते हैं, शहर पूछते हैं, जो कौन सी जगह है जहाँ हो, वगैरह वगैरह। खैर उससे पूछा कि ये बाकी तो ठीक बताया। जब उसने कि जो तुम कहाँ हो तो कहने लगे जी मैं तो अस्पताल में हूँ। हम खुश हुए कि चले इसको पता है कि जी ये अस्पताल में है। तो जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने एक जूनियर डॉक्टर की तरफ इशारा किया और पूछा कि जी ये कौन है। तो उसने उस डॉक्टर की तरफ देखा, थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर बड़े मज़े से कहता सीरियस होकर कहता ए बांदर है। वो बेचारा डॉक्टर बड़ा एम्बेरस हो गया। तो डॉक्टर ने फिर पूछा कि जी अच्छा इतने की करदा है। कहता करना की है, जो बांदा दा काम है, कभी अदर बहता तो कभी उधर बहता है। वो फिर काफ़ी कहका, कुछ लोगों ने हंसने की कोशिश की लेकिन सीरियस हो गए। फिर उसने पूछा कि जी ये कौन है, एक नर्स की तरफ इशारा किया। उसको देख के कहता ए नर्स है। तो उसने उससे पूछा कि जी ये यहाँ क्या करती है। तो उसने कहा जी कुछ नहीं करती, ये तो सारा दिन इधर डॉक्टरों के साथ बातें करती रहती है, काम तो करती कोई नहीं है। तो इस तरह के जो है वो इंटरेस्टिंग वाक़यात हुआ, रोज़ कोई ना कोई एक लतीफ़ा हुआ करता था। इसी तरह का एक वाक़या है जो इंग्लैंड में मैं जब जॉब कर रहा था वाल्सग्रेव हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर एक मरीज़ होता था, वो बड़ा ही एक कुछ दानिश्वर किस्म का मरीज़ था। हमारे हॉस्पिटल जो वार्ड था उसकी जो बैरूनी दीवार थी वो काफ़ी बड़ी शीशे की दीवार बनी हुई थी, और वो रिसेप्शन जो था मेन हॉस्पिटल का वॉल थी जैसे फुल ग्लास विंडो नहीं होती, काफ़ी बड़ी 15-20 फुट ऊंची, और वो ग्लास भी मेरे ख्याल 12 mm या 16 mm का मोटा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी वो दीवार बनी हुई थी उसकी। वो रोज़ सुबह सुबह जो है ना, मैं जब 9 बजे वार्ड में आता था तो वो उस रिसेप्शन पे एक सोफ़ा फिक्स उसका सोफ़ा था, उस पर बैठा होता था और कहता होता था शीशे की तरफ देख के। तो मैं जो ही एंटर होता था मुझे रोकता था, कहता डॉक्टर जावेद कम हियर। मैं जाता था, मैंने कहा यस। वो कहता था डॉक्टर जावेद यू नो आई कैन पास थ्रू दिस वॉल, दिस ग्लास डजंट मीन एनीथिंग फॉर मी, आई कैन गो थ्रू इट। मैं हम हंस पड़ते, अच्छा ठीक है उसका अपना ख्याल है। वो कहता था ठीक है ऐसे। एक दिन को हफ्ता 10 दिन महीना इसी तरह चलता रहा। को 1-2 महीने बाद एक दिन मैं सुबह जब मंडे को हॉस्पिटल गया तो देखा कि वो पूरी दीवार का शीशा टूटा पड़ा है, चिकनाचूर और सब किरची किरची हुआ पड़ा है सारा, और रिसेप्शन जो है वो ओपन है। तो वो रिसेप्शन पे वो जो रिसेप्शनिस्ट होती थी नर्स, उससे मैंने पूछा कि जी व्हाट हैपेंड। तो वो बड़े मुस्कुरा के कहती डॉक्टर जावेद योर पेशेंट पास थ्रू दिस वॉल दिस मॉर्निंग। तो उसने कहा जी वो सुबह सुबह उठा है
और आकर वार्ड से सीधा वो कोने में गया, वहाँ से उसने फुल स्पीड पे दौड़ लगाई है और सीधा शीशा को तोड़ते हुए बाहर निकल गया है। तो मैंने कहा भी है कहाँ पर वो इस वक्त? उसने कहा जी वो तो काफ़ी ज़ख्मी हो गया, उसको चोट आई है, तो उसको हम सर्जरी वार्ड भेज दिया उसकी मरहम पट्टी होने के लिए। तो इस किस्म के इंटरेस्टिंग लोग होते थे। एक और पाकिस्तान में मरीज़ होता था, हमारे पास आया कि जो अमेरिका से फ़िज़िक्स में PhD करके आया था, वेरी इंटेलिजेंट और ख़ासा एजड था, मेरे ख्याल मिड 40s में होगा। और वो मतलब आम उसमें बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, वेल ड्रेस्ड और कपड़े बाल शाल बनाए हुए। और उससे जब इंटरव्यू किया तो वो सिर्फ एक चीज़ पे उसकी सुई अटकी हुई थी। वो कहता था कि मैं जब अमेरिका से जहाज़ में आ रहा था, मेरे पास कहता है जी न्यूक्लियर बम बनाने का फार्मूला था। याद रहे कि ये 84-85 की बात हो रही है। उस वक्त अभी ये न्यूक्लियर बम बनाने का फार्मूला जो था एक मिस्ट्री होती थी। तो उसने कहा जी मेरे पास न्यूक्लियर बम बनाने का फार्मूला था जो मैंने वहाँ बैठ के ईजाद किया था अपनी PhD में। लेकिन जब मैं न्यूयॉर्क से जहाज़ पे आ रहा था तो मेरे साथ वाली सीट पे एक गोरा बैठा था और उसने मेरे से बातचीत शुरू की। हम सारा रास्ता बातें करते आए और उसी बातों में करते करते उसने मेरे दिमाग में से वो फार्मूला जो है वो चोरी कर लिया और अब मेरे दिमाग में वो फार्मूला नहीं है। अदर दैन दिस वन फिक्सेशन पॉइंट, वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल बातें करता था। उसको अपना पूरा PhD का ज़माना याद था, घर बार पॉलिटिक्स हर चीज़ उसको पता थी। लेकिन हर थोड़ी देर बाद वो गमज़दा हो के बैठ जाता था और एक ही बात रिपीट करता था कि जी मेरे जहन से अगर वो फार्मूला ना निकला होता तो आज मैं आई डोंट नो क्या हो सकता था, वॉट एवर इट वॉज। लेकिन ये एक उस चीज़ उसके जहन में अटकी हुई थी कि वहाँ पर है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उस ज़माने में, शायद अभी भी होता होगा, हमारे पास कई पेशेंट आते थे स्किज़ोफ्रेनिया के कि जिनको गांव से इलाज कराते थे और गांव में कोई हकीम होते थे जो कि इस तरीके से इलाज करते थे कि दिमाग पे यहाँ पे किसी चाकू या उस तरह के साथ कट लगाते थे और वहाँ से ब्लड निकाल लेते थे और वो कहते थे कि जी अब ये पेशेंट का इलाज हो गया, ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि उनका डायग्नोसिस ये होता था कि जी दिमाग में, जहन में ब्लड का प्रेशर बहुत बढ़ गया है और इस ब्लड प्रेशर को कम करने का एक ही तरीका है कि यहाँ पर कट लगा कर वहाँ से ब्लड निकाला जाए। और वो हमारे पास जब आते थे तो बेचारों के टाँके लगे होते थे, कईयों के ज़ख़म ख़राब हो चुके होते थे। ऑब्वियसली उससे ठीक तो कोई नहीं होता था, लेकिन बहरहाल उसी दौरान एक पेशेंट दो तीन चार पेशेंट आए तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग एक खुदबुद सी हुई कि मैं जाकर आखिर देखूं तो सही कि जी वाकई ये हकीकत कहते हैं या क्या चीज़ है। तो एक खैर खातून आई, उसके कट लगा हुआ था। उससे जब पूछा तो उसने बताया कि जी हाफिज़ाबाद शहर जो है उससे कोई 10 किलोमीटर दूर अंदर जाकर एक कोई गांव है, उस गांव में एक हकीम साहब है और वो ये इलाज करते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने एक कैमरा लिया। उस ज़माने में वो कैमरे का एक वो स्लाइड वाला रोल होता था, अभी ये मल्टीमीडिया और कंप्यूटर्स ईजाद नहीं हुए थे या कम से कम हमारे पास नहीं आए थे। तो वो कैमरा लेकर कलर्ड और मैं अपनी बड़ी मुश्किल से तकरीबन 3-4 घंटे लगते थे। यहाँ से गुजरांवाला जाता बस में, वहाँ से दूसरी बस पकड़ के हाफिज़ाबाद, वहाँ से टांगे में पकड़ के उस गांव में जाता और वहाँ जाके मैं उस हकीम से मिला। तो उसको खैर मैंने बताया कि जी मैं इस तरह से देखना चाहता हूँ ये प्रोसेस और मैं इसकी वीडियो तो नहीं थी, वो स्लाइड्स बनाना चाहता हूँ। खैर उसने मेहरबानी से इजाज़त दी और बड़ा खुश हुआ कि शायद मैं उसकी तारीफ़ करने लगा हूँ। अब उसने कहा जी ये तो कभी कभार को पेशेंट आता है तो आप बैठ जाएं, अगर को आ गया तो आपके सामने मैं ये प्रोसेस कर दूंगा। मैं खैर उसके पास क्या बैठता, सड़क पार करके एक चाय का ढाबा था, वहाँ बैठा रहा, सारा दिन बैठा रहा। शाम तक कोई मरीज़ नहीं आया, वापस चला गया। उसके को हफ्ते 10 से 15 दिन बाद मैं फिर ये सारा सफ़र करके दोबारा गया गुजरांवाला हाफिज़ाबाद टांगे पे और वहाँ जाके बैठा रहा। वो तकरीबन 3-4 घंटे इंतज़ार के बाद उसका हकीम का जो असिस्टेंट था वो आया मेरे पास। उसको पता था कि ये बाबू साहब बैठे हैं सामने खोखे पे चाय पी रहे हैं। उसने मुझे बुलाया कि जी एक पेशेंट आ गया है, उसको इलाज करने लगे हैं तो आप आ जाएं। खैर मैं चला गया और बड़ी इंटरेस्टिंग उसने वाकई बेचारे ने बग़ैर बेहोश किए उस पेशेंट के यहाँ पे कट लगाए 2-3, उसका खून निकला, उस पर को गंदी मंदी पट्टी शट्टी की। अब मैंने उसकी सारी जो है वो स्लाइड्स बना ली और एक बनाया। उसके कुछ 6 महीने बाद लाहौर में एक इंटरनेशनल साइकेट्रिक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एज़ जूनियर हाउस फिजिशियन मुझे मौका मिल गया कि मैं ये पेपर प्रेजेंट करूं और मैंने बाकायदा इस चीज़ को उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एज अ पेपर प्रेजेंट किया। और बड़ी अच्छी मेरे पास 30 स्लाइड्स थी जिसमें इतनी क्लैरिटी के साथ शायद उस वक़्त ये पहली बार किसी प्रोफेशनल फोरम पे इस चीज़ को डॉक्यूमेंट किया गया था और इस चीज़ को हाईलाइट किया गया था कि इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए।
बाद में कुछ अरसे बाद एक सीनियर डॉक्टर ने मुझे कहा जी वो मुझे स्लाइडें दिखा दें, मैंने एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करनी है, मैं बाहर जा रहा हूँ यूके, तो अगले हफ्ते आकर मैं आपको वापस कर दूँगा। मैंने खैर उसको दे दी, जूनियर था मैं, वो सीनियर था, उसको दे दी और वो हफ्ता अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी तक मैं उन स्लाइड्स की वापसी का इंतज़ार ही कर रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि जी ह्यूमन ब्रेन क्या कुछ कर सकते हैं और कैसे बॉडी को कंट्रोल करता है। एक दिन सर्जरी में एक अगेन सर्जरी से कॉल आई, एमरजेंसी वार्ड से कॉल आई कि जी एक पेशेंट है वो बेहोश होकर आई है, सीढ़ियों से गिरी है और कहती है कि मैं बेहोश हो गई हूँ, जबकि हमारे हिसाब से वो होश में है, आप आकर चेक करें। खैर हम साइकेट्रिस्ट गए, वहाँ देखा उसको, तो वाकई वो एक जो थी सीढ़ियों से गिरी थी एंड इट वाज अ काइंड ऑफ हिस्टीरिया कि वो बिल्कुल स्टिल लेटी हुई थी और वो बिल्कुल कहती थी कि जी घर वाले कहते हैं ये बिल्कुल बेहोश है, और वो बिल्कुल रिस्पॉन्डिंग कर रही थी जैसे मर्ज़ी करते। और चूँकि सीढ़ियों से गिरी थी तो उसकी टांग पे, पिंडली पे, गोश्त पे काफ़ी बड़ा ज़ख्म आया था, कुछ 4-1 इंच का और काफ़ी गहरा भी था। तो सर्जन जो था वो उसने कहा जी अगर ये वाकई बेहोश है कहती है तो हम ये टांके लगा लेते हैं, इसको बेहोश करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो ख़ुद बेहोश हुई हुई है। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है। तो उसको वाकई जब उसको टांके लगाने शुरू किए तो उससे बिल्कुल चू नहीं की। एंड इमेजिन कि उसकी पूरी पिंडली के ऊपर उस ज़ख़म पे टांके लगाए गए बग़ैर किसी एनेस्थीसिया के और उसको बिल्कुल पता नहीं चला। फिर उसको टांके लगा कर साइकेट्री वार्ड में लेकर आए, वहाँ पे उसकी साइकोथेरेपी की गई एंड देन शी बिकेम नॉर्मल। और फिर उसको जो है वो काइंड ऑफ समझ आ गई इट वाज एक्चुअली हिस्टीरिया एंड नथिंग एल्स। एक बहुत कॉमन चीज़ जो उस ज़माने में थी वो थी हेरोइन एडिक्शन। 79 की अफ़गान वार की वजह से, मैं 85-86 की बात कर रहा हूँ, अफ़गान वार की वजह से पाकिस्तान में हेरोइन जो कि उस ज़माने का एक बिल्कुल नया नशा था वो बहुत तेज़ी से फैली थी। और मेयो हॉस्पिटल में एक स्पेशल हेरोइन एडिक्ट्स का वार्ड बनाया हुआ था जो यूएन की सपोर्ट से चलता था और उसमें सिर्फ हेरोइन के मरीज़ दाखिल होते थे। वो सबसे मुश्किल हेरोइन का नशा छुड़ाना होता है, तकरीबन शायद ही कोई छोड़ता होगा। जो बिल्कुल ठीक ठाक होके जाता भी था वो तकरीबन हफ्ते 10 दिन में वापस आ जाता था, दोबारा नशा करता हुआ पाया जाता था। उसमें 2-3 और रात को उस वार्ड को हमें ताला लगा के रखना पड़ता था ताकि कोई जो है वो मरीज़ भाग न जाए, क्योंकि वो सारे भागने के चक्कर में होते थे। और दूसरी चीज़, वार्ड के बाहर अंदर हर तरफ चौकीदारी बैठे होते थे या वेटर्स होते थे कि बाहर से कोई बंदा इनको हेरोइन सप्लाई ना करे, क्योंकि होता ये था कि जब उनका नशा टूटता था तो घर वाले जो है वो काइंड ऑफ सिंपैथी के चक्कर में जाकर उनको खुद दे आते थे। तो वो एक बहुत उस ज़माने की जो है वो कॉमन चीज़ थी। और उसी ज़माने में मुझे याद नहीं 86 या 87 की बात है कि जो यूके की वो रॉयल फैमिली की लेडी डायना होती थी, आज के शायद नौजवान नस्ल उसको ना जानती हो, लेकिन शी वाज़ वन ऑफ द सेलिब्रिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। उसने पाकिस्तान विज़िट किया था और शायद यही यूएन के हेरोइन और उस प्रोग्राम के चक्कर में उसने साइकेट्री वार्ड का भी विज़िट किया था और अभी भी शायद साइकेट्री वार्ड में उसकी वो तस्वीरें जो है वो लगी हुई होंगी वहाँ पर। उस सारे साइकेट्री वार्ड के पीरियड के दौरान परहैप्स एक जो सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे इम्पॉर्टेंट समझ लें एक वाक़या जो है वो ये है कि शुरू में, अभी मुझे को 3-4 महीने हुए थे ज्वाइन किए, तो रात के टाइम पे एक इमरजेंसी में मैसेज वो आया, वो कॉल कि जी वो एक लड़की है जो बेहोश हो गई है, नर्सिंग हॉस्टल से उसको लाए हैं और वो फिज़िकली बिल्कुल ठीक ठाक है, तो अपेरेंटली देयर इज़ सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो आप आकर देख लें। हम जाते होते थे, खैर हम उसको जाकर देखा, वाकई वो फिज़िकली फ़िट थी। उसको साइकेट्री वार्ड में एडमिट कर लिया गया। जब उसकी हिस्ट्री ली और सारा कुछ किया तो पता चला कि वो एक गरीब ख़ानदान की लड़की थी, गुजरांवाला या ऐसी किसी आसपास के गांव के रहने वाली थी और उसने नर्सिंग में एडमिशन ली है। अभी 6 महीने हुए थे, लेकिन वो इतना बोझ था उसकी एजुकेशन का, क्योंकि शायद स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, मैट्रिक पास लड़कियां होती हैं, तो वो नर्सिंग की तालीम का इतना बोझ था और रूटीन उसकी ड्यूटीज़ की कि वो काइंड ऑफ नर्वस ब्रेक डाउन हो गया था एंड शी वाज नॉट एबल टू कोप दैट। वो नर्वस ब्रेक डाउन ही उसको कहना चाहिए जो उसकी कंडीशन थी। खैर उसको काफ़ी, मैंने चूँकि नया शौक़ चढ़ा था तो मैंने काफ़ी मेहनत करके वो पूरी उसकी हिस्ट्री तैयार की, सारा कुछ उसके बनाया और फिर मैंने उसको साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर दिया कि जी अगर साइकोथेरेपी की जाए, काउंसलिंग की जाए और इसको सपोर्ट किया जाए
तो ये नर्स बन सकती है, क्योंकि गरीब ख़ानदान की हमें चाहिए उसको सपोर्ट करें। हुआ ये कि जो हमारी सीनियर साइकोलॉजिस्ट थी उन्होंने उसको देखा और फाइल पे वापस लेके भेज दिया कि जी इसको असेस कर लिया, इसका तो डिप्रेशन और ये नर्वस बहुत वीक है और ये ठीक नहीं हो सकती, तो बड़ा मुश्किल है। तो इसका एक ही तरीका है इसको ठीक करने का, इसे एडवाइस करें कि नर्सिंग कोर्स छोड़ दे और कोई आसान सा कोर्स जो है वो FA कर ले या कोई इस तरह का कर ले। अब मुझे जब ये मैंने फ़ाइल पढ़ी, चूँकि मैं उसका कंसर्न साइकाइट्रिस्ट था, तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी। मैंने कहा ये तो ऐसे ही है कि एक बंदा जो है वो बहुत डिप्रेशन में ख़ुदकुशी करने के लिए जाए साइकाइट्रिस्ट के पास और उसे कहे जी हाँ ठीक है, तुम्हारा डिप्रेशन ठीक नहीं हो सकता, तुम जाओ ख़ुदकुशी कर लो। तो ये कोई ट्रीटमेंट तो ना हुआ। मैंने उसके ऊपर अपना जवाबी आर्गूमेंट लिख के फ़ाइल वापस साइकोलॉजिस्ट को भेज दी, उसकी जो केस फाइल थी। अब मैं नया जूनियर था, मुझे नहीं पता था कि एक जूनियर हाउस ऑफिसर एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट को इस तरह से जवाब नहीं दे सकते, वो भी उसके फील्ड का। दूसरे दिन वो साइकोलॉजिस्ट जो थी वो फ़ाइल लेकर हमारे प्रोफेसर के पास आकर बैठ गई। प्रोफेसर साहब ने मुझे भी बुला लिया और वो चीखना शुरू हो गई कि जी ये एक हाउ डेयर कि जी एक जूनियर हाउस ऑफिसर जो है वो कितनी सीनियर साइकोलॉजिस्ट के ओपिनियन से डिसएग्री करना शुरू कर दे और इनको पता कुछ नहीं होता, आप 4 दवाइयाँ पढ़ के आए होते हैं, बोला जो कुछ हो सकता था उसने कहा। मैं चुप करके सुनता रहा, मैंने कोई उसका आर्गूमेंट का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जी, मैंने कहा ठीक है मैडम आप सही कह रही होंगी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं आगे से आर्ग्यू नहीं करता था। खैर वो चली गई। तो मैंने प्रोफेसर से कहा, मैंने कहा सर आप मुझे इजाज़त दें कि इसको साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं भेजते, मैं किसी जूनियर साइकोलॉजिस्ट से इसका ट्रीट करा लेते हैं और मेरा ख्याल है कि अगर इसको सपोर्ट किया जाए और इसको थोड़ी सी काउंसलिंग करें तो शी कैन बी अ सक्सेसफुल नर्स। खैर उसने क्या कहना, तो उसने कहा ओके। वो एडमिट रही मेरा ख्याल को महीना डेढ़, एंड द टीम वर्कड ऑन हर, और उसके बाद भी काफ़ी करते रहे और फिर वो डिस्चार्ज होकर चली गई एक दिन। मैं भी खैर भूल गया, वही भूल गए। उसके कुछ साल बाद, मेरे ख्याल 4 या 5-6 साल होंगे उसके बाद, मे बी मोर देन दैट, मैं किसी काम से हॉस्पिटल गया किसी डॉक्टर से मिलने। तो वहाँ एक नर्स जो थी वो दूर से भागती आई और उसने कहा कि सर आप डॉक्टर नासिर हैं। मैंने कहा जी हाँ मैं डॉक्टर नासिर हूँ। उसने कहा जी शुक्र है आप उस वक्त साइकेट्री वार्ड में थे, अगर आप न होते तो मैं नर्सिंग नहीं कर सकती थी। आज अगर मैं नर्स बनी हुई हूँ तो वो सिर्फ आपकी उस सपोर्ट की वजह से कि आपने जो है वो ट्रीटमेंट मेरा सही किया था। तो इस तरह से साइकेट्री अगरचे जान तो नहीं बचा सकती या उस तरह से लाइफ सेविंग सर्जरीज़ तो नहीं होती, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ यकीनन इम्प्रूव कर सकती है। तो साइकेट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है और वो इतना गहरा फील्ड है कि शायद अभी भी सारे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को मिलाकर भी उसकी पूरी तरह समझ नहीं आ सकी, और शायद ह्यूमन ब्रेन इज़ नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ। लेकिन इसके इतने डिफरेंट पहलू और इतनी इसकी इंटरेस्टिंग रेमिफिकेशंस हैं कि जो मैं कह रहा था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे बहुत इम्प्रूव की जा सकती है, प्रोवाइडेड इसको सही तरीके से समझा जाए और फिर इस्तेमाल किया जाए इसको।